गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का पार्ट 6। हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स एंड एंगुलर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व्स। एटॉमिक ऑर्बिटल की शेप मैंने आपको पहले बताया था। साई क्या होता है? श्रोडिंगर इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है उसमें होता है साई इज़ अ वेव फंक्शन। और साई जो वेव फंक्शन होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? आर, थीटा एंड फाई। आर क्या होता है? आर जो होता है एक रेडियल फंक्शन, और जबकि थीटा और फाई जो होते हैं वो होते हैं एंगुलर फंक्शन। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि साई जो होता है, टोटल साई किसके हम बोल सकते हैं? दो चीज़ों का प्रोडक्ट बोल सकते हैं, एक तो रेडियल वेव फंक्शन और एक हम एंगुलर वेव फंक्शन, जहाँ पे साई आर इंटू साई थीटा एंड फाई। तो दोनों का ही ये फंक्शन हो जाता है, जिसमें से साई आर जो होता है, जैसे हम आर भी लिख सकते हैं, कैपिटल आर बोल सकते हैं हम रेडियल फंक्शन को, और जो थीटा एंड फाई वाला है उसे हमने क्या बोल दिया है? एंगुलर वेव फंक्शन। तो जो रेडियल वेव फंक्शन होता है वो तो केवल किसके ऊपर डिपेंड करता है? डिस्टेंस के ऊपर, और वो भी कौन सी डिस्टेंस? न्यूक्लियस से जो डिस्टेंस होती है उसके ऊपर डिपेंड करता है। और उससे हम क्या डिटरमाइन कर पाते हैं? शेल जो होते हैं उनकी साइज को बता पाएंगे। और जो एंगुलर वेव फंक्शन होता है, थीटा और फाई जो होता है उसे हम एंगुलर वेव फंक्शन बोलते हैं, जिसमें से साई थीटा एंड फाई यानी थीटा इंटू फाई इनका प्रोडक्ट जो होता है वो होता है हमारा एंगुलर वेव फंक्शन। और ये किसको डिसाइड करेगा? शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स को। एटॉमिक ऑर्बिटल्स की शेप हमें पता लगेगी इस एंगुलर वेव फंक्शन से, जबकि साइज ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स हमें पता लगता है रेडियल वेव फंक्शन के। अब मैंने आपको बताया था पहले भी, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, थीटा जो होता है यहाँ पे, थीटा क्या होता है? किसके ऊपर डिपेंड करता है? एल एंड एम। ये एल और एम क्या है? दो क्वांटम नंबर्स है। एल जो है वो तो है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, और एम जो होता है वो है हमारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और जो हमारा फाई है, ये एंगुलर वेव फंक्शन, ये हमारा डिपेंड करता है ओनली मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पे। तो ये किससे रिलेटेड होंगे? शेप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ऊपर ये डिसाइड होंगी। तो वैल्यू ऑफ एल एम इंटू फाई एम फॉर एस ऑर्बिटल कितना हो जाएगा? आप देख लीजिए, एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू भी जीरो होती है और एम की वैल्यू भी जीरो होती है, तो इनका प्रोडक्ट आपके पास जीरो ही आता है। ऐसे ही आप पी ऑर्बिटल्स के लिए भी एंगुलर वेव फंक्शन निकाल सकते हैं। एल, इसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? बस एल और एम की वैल्यू पता होनी चाहिए कि पी ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू 1 होती है और एम की वैल्यू होती है 0, +1 एंड -1। ऐसे ही डी ऑर्बिटल जो होता है उसके लिए एल की वैल्यू होती है 2 और एम की वैल्यू होती है 0, +1, +2 एंड -1 एंड -2। अब हम इन सब को रख के एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं अलग अलग ऑर्बिटल्स के लिए। एस ऑर्बिटल के लिए देखिए, पहले आपको बताया एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या होती है? 0, और एम की वैल्यू भी होती है 0। तो एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है, एंगुलर वेव फंक्शन क्या है अपना? एल एम इंटू साई एम। तो यहाँ पे आपने एल की जगह वैल्यू रख दी 0, एम की जगह वैल्यू रख दी 0 इंटू साई एम की जगह 0 लिख दिया, तो ये 0 ही आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एस ऑर्बिटल के लिए जो वेव फंक्शन होता है, एंगुलर वेव फंक्शन जो होता है, वो एंगल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल्स होगा, थीटा एंड फाई के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि there is no angular wave function and hence orbitals have only one orientation। ये जो एंगुलर वेव फंक्शन है वो हमें शेप्स बता रहा है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, या फिर आप बोल सकते हो ओरिएंटेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स बता रहा है। तो अगर उसके लिए कोई एंगुलर वेव फंक्शन ही नहीं है तो इसका मतलब उसका एक ही ओरिएंटेशन होगा। एक ही ओरिएंटेशन है, इट्स मीन कि अलग अलग एक्सिस के अलोंग वो अलग अलग ओरिएंटेड नहीं है, सिमेट्रिकल है सभी एक्सिस के अलोंग। तो सिमेट्रिकल तभी होगा जब उसकी शेप कैसी होगी? स्फेरिकल होगी। तो एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो स्फेरिकल शेप की होती है एंड दीज आर सिमेट्रिकल ओवर ऑल द डायरेक्शंस, हैंस हैव स्फेरिकल शेप एज वेल एज आर नॉन डायरेक्शनल। और किसी भी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस यानी किसी भी डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, तो ये क्या हो जाएंगे? नॉन डायरेक्शनल होते हैं एंड सिमेट्रिकल स्फीयर शेप इनकी होती है। तो एस ऑर्बिटल्स को हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं? सर्किल्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। और जैसे जैसे एन की वैल्यू बढ़ती जाती है वैसे वैसे ही क्या होगा? ऑर्बिटल का साइज़ भी बढ़ता जाएगा।
ये आपको पहले मैंने बताया था लास्ट लेक्चर में कि n की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी नोडल पॉइंट्स भी उतने ही ज़्यादा होते जाएंगे। जैसे n की वैल्यू 1s है, 1s में कोई नोडल पॉइंट नहीं है, 1s के बाद आप 2s पे आओ, 1s और 2s के बीच में एक नोडल पॉइंट है, यानी एक नोडल पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे कि जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होती है वो मिनिमम होती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नोडल पॉइंट बोलते हैं। अब आप 3s पे जाओगे, यानी n की वैल्यू बढ़ी, पहले 1 थी, फिर 2 हुई, फिर 3 हुई, यानी कि 1s 2s एंड 3s आप जाते जाओगे, 4s इस तरह से जाते जाओ, तो आप देखते जाओगे कि नोडल पॉइंट्स की वैल्यू क्या होती है, n-1 होती है। यानी 4s ऑर्बिटल के लिए, एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए नोडल पॉइंट हो जाएगा n-1, n क्या है यहाँ पे 4, 4 - 1 = 3, यानी कि 4s के लिए नोडल पॉइंट हो जाएंगे 3। तो ये नोडल पॉइंट का नंबर भी इंक्रीज तभी होता जाएगा जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ती जाएगी, और साइज़ भी क्या होता जाएगा, एटॉमिक ऑर्बिटल का इंक्रीज होता जाएगा। तो 4s का साइज़ 3s से ज़्यादा होगा, 3s का 2s से ज़्यादा होगा, और 2s का 1s से ज़्यादा होगा। The electron density in s orbitals could be shown by concentric states as follows। यहाँ देखिए 1s ऑर्बिटल दिखाया है आपको, इसमें कोई नोडल पॉइंट नहीं है, स्फेरिकल शेप है, किसी भी डायरेक्शन में ये ओरिएंटेड नहीं है, स्फेरिकल शेप है इसकी, नॉन डायरेक्शनल है इसका नेचर। ऐसे ही 2s ऑर्बिटल में देखिए 1s के बाद 2s के बीच में जो आपको गैप दिखाया हुआ है वो क्या है, नोडल पॉइंट है, यानी कि रेडियल नोड है जहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी मिनिमम है। इसी तरह से 3s ऑर्बिटल के अंदर भी क्या हो जाएगा, ये दो रेडियल नोड्स दिखाए गए हैं, एक 1s और 2s के बीच में और एक 2s और 3s के बीच में। तो यहाँ पे 2 नोडल पॉइंट आ गए, जिसमें जितने ज़्यादा नोडल पॉइंट होंगे उसका साइज़ उतना ही ज़्यादा होगा। 3s ऑर्बिटल में 2 नोडल पॉइंट है, तो 3s ऑर्बिटल का साइज़ जो है वो 2s से ज़्यादा है और 2s का 1s से ज़्यादा है। अब हम आ जाते हैं p ऑर्बिटल के ऊपर। तो p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू क्या है 1 और m की वैल्यू है 0, +1 एंड -1। तो इसका मतलब ये हुआ जैसे 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 आप m की वैल्यूज़ देखिए, यहाँ पे m की वैल्यूज़ जितनी ज़्यादा होगी, मतलब जितना m की वैल्यूज़ होगी उतना ही ओरिएंटेशन होगा उसका। तो m की वैल्यू यहाँ पे p ऑर्बिटल के लिए कितनी है, 3 है, एक 0 है, एक +1 है और एक -1 है। तो 3 वैल्यूज़ है m की, तो इसका मतलब इनका ओरिएंटेशंस भी क्या हो जाएगा, p ऑर्बिटल्स का 3 ओरिएंटेशंस हो जाएगा उनका। और अलग अलग एक्सिस जो होते हैं, यानी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, वाई एक्सिस के अलॉन्ग एंड जेड एक्सिस के अलॉन्ग, पी एक्स, पी वाई एंड पी जेड, 3 ओरिएंटेशंस होंगे, 3 ऑर्बिटल्स होंगे यहाँ पे। द सबस्क्रिप्ट एक्स वाई जेड जो होंगे इंडिकेट द एक्सिस अलॉन्ग विच ऑर्बिटल्स आर ओरिएंटेड। जैसे पी एक्स है वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, पी वाई ऑर्बिटल जो है वो वाई एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है, पी जेड ऑर्बिटल जो है वो जेड एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है। द 3 p ऑर्बिटल्स आर सिमिलर इन साइज, साइज इनका सेम होगा, शेप इनकी सेम होगी, डम्बल शेप है, शेप सेम होगी, साइज सेम होगी, बट डिफरेंस इसमें क्या होगा, ओनली एंड ओनली ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन डिफर होगा। देखिए आप यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया 2p ऑर्बिटल है, 2p ऑर्बिटल है, 2px, 2py एंड 2pz, तीनों के लिए n की वैल्यू क्या है, 2 है, n की वैल्यू 2 है, सेम है, तो साइज सेम है। इनके लिए l की वैल्यू आप जानते हैं, तीनों के लिए सेम है, l है, l बराबर 1 है, तो इनके लिए l सेम है, तो यानी कि शेप भी सेम ही हो जाएगी। अब m जो होता है, ये हमने पहले क्वांटम नंबर्स के बारे में बताती हूँ आपको। क्वांटम नंबर्स में देखो n l m जो है, 4 होती है क्वांटम नंबर्स, n होती है, l होती है, m होती है और s होती है। n क्वांटम नंबर जो होती है वो साइज़ को बताती है, l जो होती है वो शेप को बताती है एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, m जो होती है वो उनका ओरिएंटेशंस बताता है, और s जो होता है वो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताती है। अब आप ये देखिए कि जब n सेम है और l सेम है, तो यानी कि साइज एंड शेप सेम हो गई, पर m डिफरेंट है। m डिफरेंट कैसी हो गई, 0 है, +1 एंड -1 है, अलग अलग होने की वजह से तो हम ये बोल सकते हैं कि 3 m की वैल्यूज़ है, तो यानी कि 3 ओरिएंटेशंस है इनका। तो ये डिफरेंस किस में होगा, इनमें ओरिएंटेशंस में। ओरिएंटेशन हम यहाँ पे देखिए, अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ओरिएंटेड है तो पी एक्स ऑर्बिटल इस तरह से आप दिखाओगे, ये पी वाई ऑर्बिटल है आपका, और ये हो गया आपका पी जेड ऑर्बिटल। Thus, for p orbitals, the important points to be noted are, since x, y and z axes are perpendicular to each other, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, पी एक्स पी वाई के अकॉर्डिंग देख लो, पी वाई पी जेड के अकॉर्डिंग देखोगे, तो क्योंकि तीनों जो एक्स वाई जेड एक्सेस होते हैं वो कैसे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं।
और ये तीनों p ऑर्बिटल जो होंगे वो एक दूसरे से परपेंडिकुलर होंगे। ईच ऑफ द 3 p ऑर्बिटल्स हैव 2 lobes ऑन ईच साइड ऑफ द न्यूक्लियस। और इनकी शेप किस तरह से दिखाई गई है कि p ऑर्बिटल के 2 lobes होती है, यानी कि 2 लोब होगी और बीच में क्या होगा, एक न्यूक्लियस बोल दो आप, बीच में एक सेंटर पॉइंट है, उसके अलॉन्ग यहाँ देखिए आप, इसकी शेप हमने ऐसे दिखाई है, 2 लोब है जिसमें बीच में एक सेंटर पॉइंट है। अब ये सेंटर पॉइंट जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है, 0 है, 0 है। इसे हमने बोल दिया है नोडल पॉइंट। तो नोडल पॉइंट क्या होता है, नोडल प्लेन बोल दोगे आप, नोडल पॉइंट तो आपने पहले बताया था, रेडियल नोड्स बताए थे, ये हो जाएगा आपका नोडल प्लेन हो जाएगा। नोडल प्लेन का मतलब ये है कि आप एक ऐसा प्लेन है जिसके अलोंग हम इसकी लोब को अगर काटें तो दोनों बराबर बराबर हमारी कट जाएंगी, और उसमें से क्या हो जाएगा, वो वाला पॉइंट जो होगा उन पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो तीनों में क्या होती है, तीनों के अंदर एक ऐसा पॉइंट होता है, एक ऐसा प्लेन होता है, अगर वो प्लेन के थ्रू उसमें पास किया जाए तो वो न्यूक्लियस से सेपरेट हो जाती हैं दोनों लोब्स, और वहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 होती है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होती है नोडल प्लेन पे। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ एन, जितना ज़्यादा एन की वैल्यू बढ़ती जाएगी वैसे वैसे ही साइज ऑफ पी ऑर्बिटल बढ़ता जाएगा। 3p ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल में आप बता सकते हो कि 3p ऑर्बिटल के लिए एन की वैल्यू 3 है और 2p के लिए एन की वैल्यू 2 है। तो हम क्या बता सकते हैं, 3p ऑर्बिटल इज़ लार्जर इन साइज दैन 2p ऑर्बिटल, लेकिन शेप जो है वो दोनों की सेम होंगी। द एनर्जी ऑफ द 3p ऑर्बिटल्स विद द सेम वैल्यू ऑफ एन इज सेम। जहाँ पे जैसे सेम वैल्यू ऑफ एन के आपके 3 ऑर्बिटल, जैसे 2px, 2py और 2pz, ये 3p ऑर्बिटल है जिनके लिए एन की वैल्यू क्या है, सेम है। तो अगर एन की वैल्यू सेम है तो ये तीनों p ऑर्बिटल सेम इन एनर्जी होंगे, यानी हम बोल देंगे तीनों ही डीजेनरेट होंगे। सेम एनर्जी के हैं तो मतलब उसके लिए हम क्या टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं, डीजेनरेट, तो ये डीजेनरेट होंगे। लेकिन एक 3p है, एक 2p है और एक आपका 4p है, इन तीनों में n की वैल्यू अलग अलग है तो इनकी एनर्जी जो है वो चेंज होगी। एनर्जी उन्हीं की ही सेम होगी जहाँ पे कि n की वैल्यू सेम है, यानी कि 2px, 2py, 2pz बोल सकते हो आप, या फिर 3px, 3py एंड 3pz, ये तीनों ही p ऑर्बिटल्स कैसे होंगे, सेम इन एनर्जी के होंगे, यानी हम बोल सकते हैं डीजेनरेट होंगे। थैंक यू बच्चों।